प्रजामंडल बना था वो अपने राजधानी के अंदर ही बना था, जयपुर के अंदर ही बना था। तो आज हम जयपुर प्रजामंडल की बात करें। जयपुर प्रजामंडल जो कि 1931 में स्थापित किया गया था। 1931 1930 फर्स्ट के अंदर जयपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया था। लेकिन अब ये तो कोई बात नहीं कि भाई 1931 में जयपुर प्रजामंडल स्थापित किया गया, तो उससे पहले जयपुर के अंदर कोई भी राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रही। जयपुर में उससे पहले भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो चली रही थी। तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी चल रही थी, कैसे कैसे चल रही थी, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले कि भाई पहले ऐसे क्या क्या प्रयास हुए थे जिनकी वजह से बाद में प्रजामंडल स्थापित हो गया था। तो पहले वाले प्रयास को पढ़ते हैं। जयपुर में सबसे पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने वाला कोई बंदा था, तो वो थे अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी जो थे, इन्होंने सबसे पहले जयपुर में राजनीतिक गतिविधियों को शुरू किया था। जब इन्होंने जयपुर के अंदर अपने स्कूल बनाया था, वर्तमान विद्यालय की स्थापना कर दी थी। अर्जुनलाल सेठी के और वर्तमान विद्यालय की बातों के लिए एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप और ढंग से पढ़ सकते हैं। मैंने तभी बताया था कि वर्तमान विद्यालय राजस्थान में क्रांतिकारियों की पाठशाला के रूप में काम किया करता था, किस प्रकार देश के अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों में यहाँ के विद्यार्थियों का योगदान रहा था, वो सारी बातें उस वीडियो के अंदर आप पढ़ना। याद यहाँ से रखा है, अर्जुनलाल सेठी जयपुर में पहली बार को राजनीतिक चेतना शुरू करने वाले व्यक्ति थे, पॉलिटिकल अवेकनिंग शुरू करने वाले थे, तो वो अर्जुनलाल सेठी थे। जब इन्होंने वर्तमान स्कूल बना दिया, स्कूल बना तो स्कूल के साथ विद्यालय बना, स्कूल बना विद्यालय बना, तो इसके साथ में स्टूडेंट्स की गतिविधियां शुरू हुई। तो यहाँ पे जयपुर में अपने स्टूडेंट्स के लिए दो चीजें बनाई गई, एक छात्र मंडल बनाया गया था और एक प्रयास परिषद बनी थी। कुल मिला के आपके याद लो, छात्रों ने प्रयास करना शुरू कर दी, छात्र मंडल बन गया था, प्रयास परिषद बन गई। फिर जयपुर में और राजनीतिक गतिविधियों के लिए काम करने वाले बंदे थे, तो वो बंदे थे अपने हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री इनके लिए काम कर रहे थे। हीरालाल शास्त्री ने एक तो जयपुर में राजनीतिक संस्थाएं बना दी थी पूरी, जयपुर हितकारिणी सभा, जयपुर हितकारिणी सभा नाम का एक संगठन बनाया हुआ। और एक हीरालाल शास्त्री ने एजुकेशन के लिए प्रयास किया था, एक संस्था बनाई थी जीवन कुटीर। 1927 में अपने टोंक में निवाई नाम की जो जगह पड़ती है, यहां पर ये जीवन कुटीर नाम की एक संस्था स्थापित की गई। हुआ क्या था, इसमें थोड़ा सा और हम डिटेल कर देते हैं। तो हीरालाल जी के सुपुत्री थे शांताबाई नाम के, और शांताबाई लड़कियों के एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक थे। उनको लगता था कि लड़कियां भी पढ़नी चाहिए, वो आसपास की लड़कियों को पढ़ाया करते थे। लेकिन शांताबाई का ऐसा नहीं, निधन हो गया था। उनके निधन के बाद हीरालाल जी को लगा यार मेरी बेटी की इच्छा थी कि लड़कियों को पढ़ाएं, और चूंकि उनका निधन हो गया तो मैं अब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करूं। और उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक जीवन कुटीर नाम की एक संस्था बना दी थी 1927 के अंदर, निवाई। आज ये संस्था एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले चुकी है, हम सब इस संस्था को जानते हैं। 1935 में बाद में यही संस्था धीरे धीरे आपको वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय। वनस्थली विद्यापीठ जो कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का एक जाना पहचाना इंस्टीट्यूट है। वनस्थली विद्यापीठ 1935 के अंदर स्थापित हुआ था, जो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है, डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया। वनस्थली विद्यापीठ जो अपनी 5-fold एजुकेशन के लिए जाना जाता है, पंचमुखी शिक्षा, कि वहां पर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं कि आपको एजुकेशन भी दी जाए, एजुकेशन के साथ में आपकी गेम्स एक्टिविटीज भी बढ़ाई जाए, आपको जो पेंटिंग्स में या किसी भी आर्टफुल एक्टिविटीज के अंदर भी आपको भाग लेने दिया जाए, आप जो भी कोई मैनुअल वर्क्स जो भी होता है, हस्तकला से संबंधित चीजें होती है, वो सब सीखे वहां पर जाके, आप डिबेट से संबंधित जो बातें होती है उन सब की तरफ भी जाए। तो पंचमों की शिक्षा देने वाला कोई अपने इंस्टीट्यूट है तो वनस्थली विद्यापीठ है, जो जीवन कुटीर का आगे का पार्ट था। 1935 में जीवन कुटीर 1927 में स्थापित हो गया था और 1935 में वनस्थली विद्यापीठ। एजुकेशन अपने आप में राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास करती है, तो हीरालाल शास्त्री ये दो प्रयास कर रहे थे। एक उन्होंने जयपुर हितकारिणी सभा बना ली थी, एक जीवन कुटीर 1927 में बनाया था, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुआ, जो कि महिला शिक्षा का एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरा, जहां पर पंचमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है। आप में से यदि कोई वनस्थली के अंदर पढ़ा होगा तो उनसे आसपास से और वनस्थली के बारे में आप जानकारी जुटाना। क्लास में हम पढ़ते हैं, अक्सर क्लास के अंदर बच्चियां होती है वनस्थली से पास आउट होती है, तो क्लास में पता भी चलता है कि हाँ भाई वनस्थली के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, आप भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद में जयपुर के अंदर एक बड़ा लफड़ा चल रहा था। 1922 के अंदर एक आंदोलन हुआ था, उससे पहले मैं थोड़ा सा और बताऊं। अपने भारत में जब
मुस्लिम शासन शुरू हो गया था। मुस्लिम शासन शुरू होने के बाद अपने भारत की भाषा बन गई थी फारसी। फारसी भाषा अपने यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक भाषा का रूप धारण कर लेती, और अपने आज दिन तक हिंदी के अंदर मुहावरा है जो उसी टाइम से चल गया होगा कि पढ़े लिखे को फारसी का, कि पढ़ा लिखा कोई भी आदमी है तो उसको फारसी भाषा तो आनी चाहिए। तो फारसी भाषा अपने यहाँ पर मुख्य प्रशासनिक भाषा हुआ करती। जब अंग्रेजों का राज आ गया, अंग्रेजों का राज आ गया तो अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ने लग गया। तो कुछ लोग बाहर पढ़ने चले गए थे, वो अंग्रेजी का वर्चस्व आना लग गया। इसलिए अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, पहले वो किसी टाइम में फारसी भाषा में आया करते थे, और अब उन लोगों को लगाया जाने लगा जो अंग्रेजी पढ़ा करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन आने के बाद में जब एजुकेशन आई थी, हमारे यहाँ के लोग भी पढ़ने लिखने लग गए थे। जब उनमें राजनीतिक चेतना आई, उन्होंने कहा नहीं, ना तो फारसी ना अंग्रेजी, हमारी हिंदी भाषा को महत्व दिया गया। इसलिए 1922 में जयपुर में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया गया था। हिंदी राजभाषा आंदोलन आप कह सकते हो। हिंदी राजभाषा आंदोलन शुरू किया गया दो लोगों द्वारा, एक तो ठाकुर कल्याण सिंह खजरियावास ने, ठाकुर कल्याण सिंह, और एक बंदे थे श्यामलाल वर्मा। श्यामलाल वर्मा थे। इन दोनों के द्वारा हिंदी राजभाषा आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 के अंदर हिंदी राजभाषा आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। ये जो श्यामलाल वर्मा थे, इन श्यामलाल वर्मा ने बाद में 1942 के जयपुर के अंदर एक समाचार पत्र भी निकाला था, जयपुर समाचार, एक दैनिक न्यूज़पेपर था, दैनिक समाचार पत्र था। ये भी याद रखें, कोई पूछ लिया आपसे कि जयपुर समाचार नामक दैनिक समाचार पत्र था, वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो श्यामलाल वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1942 के अंदर प्रकाशित किया गया था। तो कोई पूछे कि हिंदी राजभाषा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा द्वारा जयपुर रियासत के अंदर 1922 में शुरू किया गया था। ये जो श्यामलाल वर्मा थे, इन्होंने कालांतर में 1942 में जयपुर समाचार नामक एक दैनिक समाचार पत्र को भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। ये सब बातें चल रही। इसी बीच में एक और बात हुई यहाँ पर जयपुर के अंदर। जयपुर में अपने 1925-26 में यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। 1925-26 में बहुत भयंकर वाला अकाल था। अकाल के टाइम में सरकार ने जो अनाज हुआ करता था, उस अनाज को बाहर निर्यात करना शुरू कर दिया। अनाज का सरकार एक्सपोर्ट कर रही थी, निर्यात कर रही थी। लोगों ने कहा यहाँ अकाल पड़ा हो, भूखमरी की स्थिति, यहाँ पर अनाज नहीं खाने के लिए, आप अनाज को बाहर भेज रहे हो, इसलिए अनाज निकासी आंदोलन चलाया गया। तो वो ये भी पूछे कि अनाज निकासी आंदोलन कहां पर हुआ था? तो हमने जयपुर के अंदर 1925-26 में अनाज निकासी आंदोलन हो गया। कुछ आप बड़ी सी सिचुएशन मान लो कि हमारे पास में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खूब सारी थी और कोरोना आया हुआ है, और कहा इस दवाई से कुछ असर पड़ता है, और हमने बाहर बेचनी शुरू कर दी। तो अपने यहाँ के लोगों ने भी खूब हल्ला फेंका कि देखो साहब बाहर बेच रहे हैं ये दवाई, और अपने यहाँ के लोगों को भी काम आ सकती है। पर और उसमें समझने वाली सी बात थी कि हमारे पास इतनी पड़ी है, भयंकर बम्पर पड़ी है कि बाहर पूरी दुनिया को भी खिला दे तो भी अपने पास खत्म नहीं। और बापड़ी दुनिया जब मांग ही रही है कि यार तुम्हारे वाले दे दो और तुम्हारे वाले से हम ठीक हो जाएंगे, तो दे दो यार। हालांकि ठीक ना तो उससे हो रहे, ना दूसरी चीज से हो रहे, ठीक केवल घर पे बैठा रहना पड़ेगा और कोई इलाज है नहीं। जब पता ही नहीं चल रहा है, लोग दवाई मांग रहे हैं, अपने भी बेच दी। तो वैसा ही कुछ उस टाइम था। यहाँ पे अनाज ज्यादा पड़ा था, अनाज बाहर बेचना शुरू कर दिया। अकाल केवल जयपुर में तो पड़ा नहीं होगा, सब जगह ही होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने आंदोलन चलाया कि यार अनाज बाहर कैसे भेज सकते हो, अपनी जरूरत पड़ गई तो कैसे क्या होगा। रोक लगवाई बात, लेकिन नहीं साहब नहीं भेजेंगे, अपना अनाज है तो अपने लोगों के लिए काम देंगे, अपना अनाज की वजह से। 1927 में एक और बड़ा सा काम हुआ। अपने सिक्कर के एक बहुत बड़े नेता, बीच में कभी वीडियो के अंदर मैंने नाम बताया, जमनालाल बजाज। बजाज जी काशी का बात सिक्कर के रहने वाले थे। गांधी जी के एकदम खासम खास पैसे वाले आदमी। तो गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए सबसे अधिक पैसे किए थे जमनालाल बजाज ने किए। कहते हैं कि बजाज जी की जो चेकबुक थी वो गांधी जी के पास में रहा करती थी, ब्लैंक चेक दिए हुए थे कि आपको जब भी जरूरत पड़े तब पैसे निकालते। आंदोलन करने के लिए पैसे थे, सादगी की भली कितनी बात करो, पर बिना पैसे के आंदोलन नहीं चले होंगे। इसलिए गांधी जी के खुद के 4 बेटे थे, वो तो पैसे दे नहीं पाए थे, बजाज जी ने पैसे दिए थे। तो हम तो कहते हैं आज दिन तक वे बजाज जी थे, वो गांधी जी के 5वें पुत्र थे। और बजाज जी को उस समय कांग्रेस का कोषाध्यक्ष बनाया हुआ था, ट्रेजरर, पैसे देने वाला वही आदमी। तो भाई तू पैसे संभाल ले, तेरे पैसे तू कांग्रेस चला। गांधी जी चरखा, खादी, इन सबको बढ़ावा दे रहे थे। तो चरखा संघ अपने जयपुर के अंदर भी बनना चाहिए। तो बजाज जी ने और एक थे बलवंत सावंतलाल पांडे, इन दोनों ने अपने चरखा संघ की स्थापना की थी। 1927 में अपने जयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है अमरसर। इस अमरसर गांव में चरखा संघ बनाया गया था। और ये चरखा संघ बनाने वाले जो थे वो एक तो मैंने बताया था आपको, जमनालाल बजाज
एक बलवंत सांवराराम पांडे। ये जो दो लोग थे इन्होंने अपने चरखा संघ की स्थापना की। तो ये भी ध्यान में रख लेना। चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी? जो चरखा संघ की स्थापना अमृतसर के अंदर हुई थी और 1927 के अंदर हुई थी। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी और जमनालाल बजाज के साथ में एक बंदे और थे, उनका नाम था बलवंत सांवराराम पांडे। तीनों ने चरखा संघ की स्थापना की थी। तो ये बहुत शुरुआती बात है। आप वापस थोड़ा सा देखना कि राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने वाले अर्जुनलाल सेठी जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। ये आप पहले वाले वीडियो और पढ़ना, ये क्या था वर्धमान विद्यालय। जब स्टूडेंट में एजुकेशन आई तो छात्र मंडल बनाए, छात्रों ने प्रयास किया तो प्रयास परिषद एक बनाई गई थी। फिर दूसरे जो बंदे जिनका बड़ा नाम हो हीरालाल शास्त्री, जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए जयपुर हितकारिणी सभा स्थापित करते हैं और गर्ल्स एजुकेशन के लिए जीवन कुटीर जो 1927 में निवाड़ी टॉप में स्थापित किया गया था, जो कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ के रूप में लोकप्रिय हुआ, जो कि महिलाओं की पंचों की शिक्षा के लिए 5-fold एजुकेशन के लिए जाना जाता है। फिर हमने पढ़ा कि 1922 के अंदर यहाँ पर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया ठाकुर कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा द्वारा। ये वही श्यामलाल वर्मा है जिन्होंने कालांतर में 1942 के अंदर जयपुर समाचार नामक एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन करना शुरू कर दिया था। 1925-26 में अपने अकाल पड़ा हुआ था, बहुत भयंकर, सरकार अनाज बाहर भेज रही थी, तो लोगों ने इसके लिए आंदोलन चलाया, अनाज की निकासी को रोका जाए, अनाज का जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको रोका जाए, तो अनाज निकासी आंदोलन चला था। 1927 में अपने अमृतसर नामक गांव में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। ये स्थापना करने वाले थे जमनालाल बजाज और बलवंत सांवराराम पांडे के द्वारा चरखा संघ की स्थापना की गई थी। ये कुछ शुरुआती बात है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे इसके बाद में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में और पढ़ना। बीच में मैंने जब भील आंदोलन पढ़ा रहा था, तो एक ही आंदोलन पढ़ाया था, सिरोही का भील आंदोलन पढ़ाया था, तो मैंने एक नेता के बारे में बताया था आपको, मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाने जाने वाले जो नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो थे गिरफ्तार हो गए 1929 के अंदर, गिरफ्तार कर लिया गया था। 1922 के निमरा हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। 1929 में गांधी जी ने सरेंडर किया, गिरफ्तार हुए। तो मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए, मोतीलाल तेजावत की मुक्ति के लिए 5 अप्रैल 1931 को 5 अप्रैल 1931 को अपने जयपुर के अंदर मोतीलाल दिवस मनाया गया। मोतीलाल दिवस मनाया कि भाई मोतीलाल तेजावत जो है जिनको मेवाड़ सरकार ने गिरफ्तार कर रखा, उनको रिहा किया गया। याद रख लेना आपकी 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस जो था वो जयपुर रियासत के अंदर बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए बनाया गया। इधर मैंने बताया कि 1931 में अपने अजमेर वाली मीटिंग हो गई थी और प्रजामंडल बनाए थे। तो 1931 में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, 1931 में अपने जयपुर के अंदर प्रजामंडल स्थापित हो गया। प्रजामंडल बनाने वाले बड़े नेता अपने यहाँ पर कपूर चंद पाटनी, बजाज जी चुकी थे पैसे वाले आदमी, तो बजाज जी का साथ तो जरूरी, बजाज और भी खूब सारे कार्यकर्ता थे, पर इनका नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण। एक मैं और बात बताऊं आपको, हम जब ये प्रजामंडल पढ़ते हैं तो प्रजामंडलों के साथ में एक समस्या है, खूब सारी डेट, खूब सारे बंदे, अलग अलग नाम याद करने पड़ते हैं। स्टूडेंट एक बड़ी भ्रांति के अंदर जीता रहता है हमेशा कि लिखवा है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कपूर चंद पाटनी ने की। फिर किसी किताब में, किसी नोट्स के अंदर वो देखता है कि जमनालाल बजाज ने की, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने की। वो दूसरे दिन उसका उसी टाइम में पढ़ते टाइम या थोड़े दिन बाद उसके दिमाग में आता है किसने? कपूर चंद पाटनी ने किया, जमनालाल बजाज ने स्थापना की। नेचुरल सा उसका सवाल रहता है। सिंपल सी बात है, कोई एक पार्टी, प्रजामंडल पार्टी, जैसे आज आप बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा देखते हो, उसी टाइम की पार्टी थी प्रजामंडल नाम की पार्टी थी। कोई एक पार्टी स्थापित करने वाला एक आदमी तो हो नहीं सकता। ये तो है नहीं कि भाई कोई एक आदमी खड़ा हुआ उसने कहा मैंने पार्टी बना दी, मेरे वाली पार्टी देखो। एक पार्टी बनाने के लिए 10, 12, 15, 20, 50 लोगों का ग्रुप होता हो, वो लोग मिलकर पार्टी बनाते हो। हम उनमें से कुछ मुख्य लोगों के नाम पढ़ लेते हैं, जो मुख्य लोग थे। बस यही बात आप याद रख लो कि कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज इसके मुख्य आदमी। क्योंकि जमनालाल बजाज कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इसलिए उनकी गतिविधियां दिल्ली में थी। इसलिए हम कपूर चंद पाटनी यहाँ पर ढंका रोल निभा रहे थे। हम पढ़ लेते हैं जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कपूर चंद पाटनी थे। बाकी ऐसा नहीं होता है, ये दो भी नहीं थे, इनके साथ में 40-50 लोग और भी रहेंगे। इन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई, वो पार्टी जयपुर प्रजामंडल थी, जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल थी। किसी भी रियासत में पहला प्रजामंडल बना था तो जयपुर प्रजामंडल था, जो 1931 में इन लोगों ने बनाया था, कपूर चंद पाटनी, जमनालाल बजाज। जैसा मैंने बताया कि बजाज जी यहाँ पे रहते नहीं थे, बजाज जी दिल्ली रहते थे, कपूर चंद पाटनी इसको संभाला करते थे।
और उन्होंने भाई ढंग से संभाला। 5 साल तक जयपुर प्रजामंडल के अंदर कोई गतिविधियां नहीं, चुपचाप जयपुर प्रजामंडल पड़ा रहा। 1936 में बदाती वापस जयपुर, बदाती जयपुर है, बदाती ने पूछा भाई प्रजामंडल वालों क्या चल रहा है तुम्हारे, क्या नहीं चल रहा, क्या पता है प्रजामंडल, ताला ठोक रहा था, प्रजामंडल में कभी गई नहीं थी वहां। तो जनरल लाल सिंह का भाई अब तुमसे भागनी पड़ेगी। अब तो हीरालाल को वापस बुलाया जाए। हीरालाल शास्त्री अपने निवाई के अंदर स्कूल संभाल रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं उनको वापस बुलाया जाए। हीरालाल जी को बुलाया, उनको कहा तुम संभालो यार, तुम देखो ये प्रजामंडल वाला काम तुम देखना शुरू करो। तो हीरालाल जी एक्टिव किए और 36 में प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, दोबारा बनाया गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और चिरंजीलाल मिश्र हुआ करते थे उनको अध्यक्ष बनाया। चिरंजीलाल मिश्र को कहा गया आप इसके अध्यक्ष हो। हीरालाल शास्त्री वो सब भी इसके साथ में जुड़ गए और चिरंजीलाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बना के चले गए। 36 के अंदर पुनर्गठन किया। 37 में जाके प्रजामंडल ने अपना काम वाम करना शुरू किया प्रजामंडल, और 38 के अंदर जनरल बजाज खुद अध्यक्ष बन गए। बजाज दिन का मैं खुद ही अध्यक्ष हूं इस बार। तो 38 में जनरल बजाज अध्यक्ष बन गए। जनरल बजाज जब खुद अध्यक्ष बने तो प्रजामंडल की गतिविधियों में और तेजी, प्रजामंडल की गतिविधियों में तेजी आई। जयपुर सरकार को पता चला कि अच्छा ये बड़े नेतागिरी कर रहे हैं। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या, मैंने बीच में कई जगह और बताया, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। राजा का जो राज है उसमें केवल राजा की धर्मपुष्टा नहीं चलेगी, राजा की मोनार्की नहीं चलेगी, उसके अंदर लोगों को भागीदार बनाया जाए, लोगों को पार्टिसिपेशन दिया जाए, आम जनता को मौलिक अधिकार दिए जाए, उनको सिविल राइट्स दिए जाए। ये सब वो मांग कर रहे थे। राजा ने कहा कि यार ये कोई तरीका तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे खिलाफ। तो राजा ने कहा प्रजामंडल बंद, रोक है, प्रजामंडल पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, उसको बैन लगा दिया। प्रजामंडल पे जब बैन लगे, प्रजामंडल को जब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो फिर अब क्या किया जाए। तो जनरल बजाज कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी खास थे, तो गांधी जी आंदोलन का तरीका कौन सा, सत्याग्रह। सत्याग्रह को नॉन वायलेंट मूवमेंट किया जाए, अहिंसक आंदोलन किया जाए। तो अपने जयपुर के अंदर भी सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। जब प्रजामंडल पर रोक ही लगा दी गई, तो रोक लगा दी इसका मतलब तुम कोई भी काम जयपुर में बैठ के प्रजामंडल से संबंधित नहीं कर सकते। तो प्रजामंडल का काम कहां से करें, इन्होंने प्रजामंडल का काम करना शुरू कर दिया आगरा। जयपुर के पास में आगरा पड़े तो लगा आगरा। और मैंने दिन पहले बताया था गोरे पापड़ इस मामले में भले आदमी थे, गोरों के क्षेत्र में जाके ऐसी अहिंसक प्रकार की कोई भी गतिविधि को मना नहीं करते थे। आगरा ब्रिटिश इंडिया के अंदर आया करता था, इसलिए आगरा में तो प्रजामंडल का कार्यालय बना दिया और अपने यहाँ पे सत्याग्रह शुरू कर दिया, बड़ा आंदोलन करना शुरू कर दिया कि नहीं सर हमें प्रजामंडल चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। महिलाएं, बच्चे, सारे नेता, तमाम लोग सत्याग्रह के अंदर शामिल हुए। महिलाओं में तो 2 लोगों के नाम याद रखने वाले हैं, एक तो रमादेवी पांडे जो अभी हम लिख रहे थे, चरखा संघ वाले जो अध्यक्ष थे, बलवंत सावलाराम पांडे, उनकी धर्मपत्नी थी, इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। इनके साथ में कुछ महिलाएं और गिरफ्तार हुई थी। शारदा देवी गिरफ्तार हुए थे, रमा देवी आगे विद्या देवी गिरफ्तार हुए थे, सुमित्रा देवी गिरफ्तार हुई इनके साथ में, और रमा देवी, शारदा देवी, विद्या देवी, सुशीला देवी, ये कुछ इंदिरा देवी, ये कुछ महिलाएं और थी जो इनके साथ में गिरफ्तार हुए। कहते हैं इनके साथ छोटे छोटे बच्चे और थे जो उस आंदोलन में गिरफ्तार हुए। रमा देवी पांडे के नेतृत्व। एक महिला का और नाम याद रखने वाला, दुर्गावती शर्मा। मैंने जब शेखावाटी किसान आंदोलन पढ़ाया था तो एक नेता का नाम बताया था, तारकेश्वर प्रसाद शर्मा। तो तारकेश्वर जी थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी दुर्गावती शर्मा, वो भी इसके अंदर गिरफ्तार हुई। ये महिलाओं के नाम थोड़े याद रख लेना, क्योंकि प्री वाले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ये महिला कौन से आंदोलन से संबंधित थी, या ये महिला कौन से प्रजामंडल से संबंधित थी, या महिला कौन सी रियासत से संबंधित थी। तो आप ये दो रमादेवी पांडे और दुर्गावती शर्मा, जो कि जयपुर प्रजामंडल पर जब प्रतिबंध लग गया था तो जो सत्याग्रह चलाया गया था, सत्याग्रह में जो महिलाएं गिरफ्तार हुई थी उन महिलाओं में रमादेवी पांडे का, दुर्गावती शर्मा वो ढंग से सत्याग्रह चला रहे। गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार वहां से सत्याग्रह चलाया जा रहा था, और अचानक एक दिन गांधी जी दिशा निर्देश दिया सत्याग्रह बंद किया जाए। गांधी जी की बड़ी योग्यता से विशेषता रही कि वो किसी आंदोलन को शुरू किया करते थे और एंड पॉइंट पर पहुंच के जहां गांधी जी को लगता है कि अब सरकार की तरफ से हिंसा हो सकती है, सरकार वायलेंस करके आंदोलन को समाप्त कर देती है, इसलिए उनकी वो स्ट्रेटेजी थी संघर्ष विराम संघर्ष की, उसके तहत आंदोलन को बीच में बंद ही कर दिया करते थे। और गांधी जी ने कहा आंदोलन बंद कर दिया जाए। 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह को तो स्थगित कर दिया, सत्याग्रह रोक दिया गया कि नहीं साहब सत्याग्रह एक बार नहीं किया जाएगा, सत्याग्रह को रोक दिया जाए। ये जब घटनाएं हो रही थी यहाँ पे, तो इस 1939 में जब अपने यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा था, इस दौरान यहाँ पर एक दिवस मनाया गया। जैसे एक बात तो बताने 1938 में
जब हीरालाल शास्त्री एक्टिव हो रखे थे यहाँ पे, तो हीरालाल शास्त्री ने, मैंने जब बीच में कहीं बताया था शेखावटी किसान आंदोलन में, और बताया था कि शेखावटी किसान आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल समर्थन दे रहा है। तो जयपुर प्रजामंडल ने शेखावटी किसान सभा को कहा कि यार आप एक काम करो, आप विलय कर लो। तो 1938 में हीरालाल शास्त्री ने शेखावटी किसान सभा का विलय करवा दिया था। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह जी, जो भी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे शेखावटी किसान सभा में, सरदार हरलाल सिंह जी, नेत्राम सिंह जी, ये जो भी नेता थे, इन नेताओं को कह दिया गया कि आप यार प्रजामंडल वाली गतिविधियों में शामिल हो जाओ, अलग अलग 2 गतिविधियां नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारे नेता प्रजामंडल के अंदर 1938 के अंदर ही शामिल हो गए। अब ये जब नेता शामिल हुए थे, उन्होंने कहा हमारी मांग भी उठाई जाए। तो 1 मार्च 1939 को अपने यहाँ पे जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस मनाया गया। जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस मनाया, और 12 मार्च को सत्याग्रह को लेकर जयपुर दिवस ही मनाया गया। 1 मार्च को तो जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस, और 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया था, क्योंकि किसान सभा शामिल हो गई थी। किसान सभा को भी सपोर्ट करना था। किसान सभा को सपोर्ट करने के लिए तो 1 मार्च 1939 को जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस मनाया गया, और जयपुर की सरकार हम पे बर्बरता कर रही है, इसलिए हम जयपुर वाले दिवस मना रहे हैं। इसलिए 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया। लेकिन बाद में 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया। 1938 में शेखावटी किसान सभा का विलय कर दिया था। इसके नेता मैंने बताया आपको, हरलाल सिंह और नेत्राम सिंह जी के बारे में। मैंने जब शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ाया था तब भी मैंने नेत्राम सिंह जी के बारे में बताया था। ये नेत्राम सिंह जी थे जिनकी बेटी थे कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो कि बाद में अपने राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बने थे, गुजरात के राज्यपाल रहे, लंबे समय तक गुजरात के राज्यपाल के पद पर इन्होंने काम किया था। लंबे समय तक अपने राजस्थान के अंदर अलग अलग विभाग संभाले थे। अशोक गहलोत की जो पहली गवर्नमेंट हुआ करती थी उसके अंदर तो आप उप मुख्यमंत्री भी रहे थे, डिप्टी सीएम के पद पर भी कुछ रहे थे। वो आप नेत्राम सिंह जी की बेटी थे। नेत्राम सिंह जी गोरी जो की शेखावटी किसान सभा के नेता हुआ करते थे, उनकी बेटी थे कमला बेनीवाल। ये बात भी अपने दिमाग में रख लेना, थोड़ी याद रह इस बहाने की अपने राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री थे कमला बेनीवाल, जो पहली गवर्नमेंट के बन गए थे उसमें। ये बात थोड़ी सी वापस देखना कि 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल तेजावत की रिहाई के लिए मोतीलाल दिवस मनाया गया। 1931 में जयपुर प्रजामंडल बना, जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। कपूरचंद पार्टी और जनरल बजाज ने बनाया, लेकिन प्रजामंडल ढंग से काम नहीं कर पाया। इसलिए 1936 में बजाज जी ने इसका दोबारा से पुनर्गठन किया। इस बार चिरंजीव लाल मिश्र को अध्यक्ष बना के गए थे, और हीरालाल शास्त्री को इसके लिए एक्टिव करके गए थे। और शास्त्री जी जब एक्टिव हुए 1938 में जनरल बजाज इसके खुद अध्यक्ष बने। शास्त्री जी एक्टिव हुए। शास्त्री जी ने शेखावटी किसान सभा का विलय करवा दिया था, इधर प्रजामंडल के अंदर विलय करवा दिया था। अब जब ये गतिविधियां ज्यादा बढ़ी तो जयपुर की सरकार ने इस पर रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। तो जयपुर प्रजामंडल का कार्यालय आगरा ले गए थे, आगरा से काम करना शुरू कर दिया था, सत्याग्रह करना शुरू किया था। इन लोगों ने महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी थी, रमा देवी पांडे के नेतृत्व में, दुर्गावती शर्मा के नेतृत्व में। लेकिन बाद में 18 मार्च 1939 को गांधी जी के कहने पर सत्याग्रह को भी स्थगित कर दिया गया था। आगे की बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच जयपुर सरकार भी तैयार हो गई। जयपुर सरकार ने कहा कि ठीक है भाई, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे समझौता कर लेते हैं, बताओ यार क्या करना है क्या नहीं करना। प्रधानमंत्री वालों ने कहा यार, एक तो उस समय जो जयपुर का प्रधानमंत्री हुआ करता था अंग्रेज था। मैंने भी बताया कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को शासन में महत्व दिया जाने लगा था। देखो मिस्टर बीचम करके उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री वालों ने कहा कि एक तो प्रधानमंत्री हो वो भारतीय होना चाहिए, क्या ये हर किसी अंग्रेज को लाके आप हमारे सिर में बिठा देते हो यहाँ पे। तो कहा ठीक, मिस्टर बीचम को हटा देंगे आप, और इसकी जगह पे राजा ज्ञाननाथ नाम के कोई व्यक्ति हुआ करते थे, इनको अपने जयपुर का प्रधानमंत्री बना दिया गया, इनको जयपुर का पीएम बना दिया गया। तो थोड़ा जयपुर प्रजामंडल के अंदर 1940 में जयपुर प्रजामंडल में और जयपुर की जो रियासत थी इनके बीच में समझौता हो गया, और प्रजामंडल कहा कि तुम अपनी गतिविधियां शुरू कर सकते हो। तो प्रजामंडल वालों ने अपना पहला अधिवेशन बुलाया। दूसरा अधिवेशन, प्रधानमंत्री का पहला अधिवेशन तो 1938 में ही हो गया, जब बजाज जी अध्यक्ष बने थे तब पहला तो हो गया था एक टाइम में। पहला अधिवेशन तो बजाज जी की अध्यक्षता के अंदर 1938 के अंदर बुला लिया। 1940 में जब समझौता हो गया था, समझौता होने के बाद में दूसरा अधिवेशन भी जयपुर के अंदर बुला लिया। जयपुर के अंदर अपनी एक जगह थी नथमल जी का कटला, वो राजनीतिक गतिविधियों में बड़ा केंद्र हुआ करता था नथमल जी, यहाँ पर फिर बजाज जी की अध्यक्षता में अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में थोड़ा सा याद रखना, दूसरे वाला जब अधिवेशन हुआ था बजाज जी की अध्यक्षता, पहले वाला बजाज जी की अध्यक्षता में 38 के अंदर हुआ था जयपुर में, दूसरे वाला 40 में
जयपुर में लखनऊ जी कटलम बजाती के अध्यक्षता में, इसमें भाग लेने के लिए एक यूपी के अपने बड़े नेता थे, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू एक उस समय अपने बड़े नेता हुए। कैलाशनाथ काटजू अपने मार्कंडेय काटजू, यदि नाम सुना तो, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उनके दादाजी कैलाशनाथ काटजू, और इन्होंने इस अधिवेशन के अंदर आगे भाग लिया था। चलो काटजू वाली बात है, मैं एक बात बताऊं। जब प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था 1938 में, बजाज जी की अध्यक्षता के अंदर हुआ था, 8-9 मई 1938 को जब हुआ था। ये दूसरे वाला जो हुआ था, ये आपका 25-26 मई को हुआ था। तो इस पहले वाले में 10 मई को कस्तूरबा गांधी थे, गांधी जी की जो धर्मपत्नी थे, इन्होंने जयपुर में एक महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। महिला सभा को संबोधित कर रही है, कोई पूछ रही है कि भाई कस्तूरबा गांधी ने कौन से प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में महिला सभा को संबोधित किया? तो जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन में महिला सभा को संबोधित कर गई थी कस्तूरबा गांधी 10 मई 1938 को। और दूसरे वाला अधिवेशन जब 1940 में बजाज जी की अध्यक्षता के अंदर हुआ था, तो उसमें कैलाशनाथ काटजू आए थे। बीच में जब बंद हुआ था, प्रजामंडल स्थित किए गए थे, और उस समय गतिविधियों पर जब रोक लगाई गई थी, सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह में सारे नेता वगैरह गिरफ्तार भी हुए थे, बजाज जी, बाकी प्रजामंडल वाले जितने भी दूसरे थे, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब सत्याग्रह वापस बंद कर दिया गया था, तो मांग थी जयपुर वालों की कि मिस्टर पिचम को हटाकर किसी भारतीय को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राजा ज्ञाननाथ को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इनके 2 अधिवेशन थोड़े से आप डिमांड करेंगे। पहला अधिवेशन 1938 में हो गया था, दूसरे वाला 40 में। दोनों बजाज के अध्यक्ष, पहले में कस्तूरबा गांधी रहे थे, दूसरे में कैलाशनाथ काटजू ने। थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब सारी बातें हमेशा अच्छी चलती नहीं है, इसी बीच में किसी एक नेता को लगा गया मेरी प्रजामंडल से बन नहीं रही, तो एक चिरंजीव लाल अग्रवाल हुआ करते थे, और चिरंजीव लाल अग्रवाल ने कहा कि नहीं साहब, अपने प्रजामंडल के साथ में नहीं रहेंगे, और इन्होंने एक नई पार्टी बना दी, प्रगतिशील प्रजामंडल दल। मैं प्रोग्रेसिव हुआ था, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उनका प्रजामंडल अलग बन गया। तो ये थोड़ा याद रखना, ये जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर प्रगतिशील प्रजामंडल दल किसने बनाया था, किसने एस्टैब्लिश किया था? तो चिरंजीव लाल अग्रवाल जो थे, उन्होंने इसको एस्टैब्लिश कर दिया था, प्रगतिशील प्रजामंडल दल बना दिया चिरंजीव लाल अग्रवाल। अब साल आया था 1942 का साल। 1942 में गांधी जी आंदोलन चला है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस कह चुकी थी कि हम प्रजामंडलों को अपना समर्थन देते हैं। अगर प्रजामंडलों पर ये एक मोरल प्रेशर था कि जब कांग्रेस आपको समर्थन देती है, सपोर्ट करती है, तो आप कांग्रेस का सपोर्ट करो। और कांग्रेस और गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, तो आप दीजिए साथ, इसके अंदर उतरिए, आप भी भाग लीजिए इसके अंदर। अपने लगभग जो प्रजामंडल बने हुए थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया था, तो जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेता। इस समय अपने अध्यक्ष हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष हुआ करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 8 अगस्त को बॉम्बे के अंदर की जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक मैदान। हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे अच्छे से। ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध डू और डाई, करो या मरो वाला भाषण दिया था। उस भाषण के साथ में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उस दिन गांधी जी ने करो या मरो वाले भाषण के अंदर एक लाइन बोली, और गांधी जी ने कहा कि मैं राजाओं से आह्वान करता हूं कि राजा या तो अंग्रेजों से अपना संबंध विच्छेद कर लो, तथा जनता को या प्रजामंडलों को शासन सौंप दे। ये उन्होंने उस सभा के अंदर कह दिया। पर अगले दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो ओवर में न केवल गांधी जी बल्कि कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अब वो भाषण की एक लाइन थी कि राजा अंग्रेजों से अपना संबंध विच्छेद करे और प्रजामंडलों के पक्ष में अपने राज्य छोड़ दे, उनको शासन सौंप दे। अब इस लाइन की क्या मतलब? हीरालाल शास्त्री ने हालांकि उस बैठक में भाग लिया था, तो हीरालाल जी लिखते हैं यार मेरे समझ में नहीं है यार क्या करूं, और राजा अचानक अपना कैसे छोड़ दे, सब कुछ राजा ये कैसे छोड़ देगा हमारे पक्ष के अंदर, किसको सौंपेगा किसको नहीं सौंपेगा, ये समझ में नहीं आ रही थी बात। तो हीरालाल जी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन में पक्ष में भाग लेने के पक्ष में नहीं थे, वो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हुआ। फिर एक बात और काम कर रही थी, यहाँ पर उस समय अपने जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल जयपुर के अपने प्रधानमंत्री हुआ करते। आप जयपुर की सबसे व्यस्तम जो अपने रोड है एमआई रोड का यदि आपने कभी नाम सुना हो तो एमआई रोड का पूरा नाम वास्तव में मिर्जा इस्माइल रोड है। मिर्जा इस्माइल साहब, जिनको कि हम आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। आपने कोई पूछे कि जयपुर की स्थापना किसने की, तो जयपुर की स्थापना तो
सवाई जय सिंह जी ने की थी, लेकिन आधुनिक जयपुर की स्थापना किसने की? आधुनिक जयपुर की स्थापना करने वाले मिर्जा इस्माइल साहब थे, जो तत्कालीन जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मिर्जा इस्माइल साहब में और हीरालाल शास्त्री में बहुत अच्छे रिलेशन, और इनके संबंधों का एक कारण थे घनश्याम दास बिड़ला। बिड़ला जी के और जयपुर रियासत के ऐसे संबंध थे, बिड़ला जी ने शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच में बातचीत करवाई, और जयपुर रियासत वालों ने बुलाया शास्त्री जी को और बुला के बातचीत करी। इनके बीच में जो समझौता हुआ, हीरालाल शास्त्री के और मिर्जा इस्माइल के बीच में जो समझौता हुआ 17 सितंबर 1942 को समझौता हुआ। 17 सितंबर 1942 को जो समझौता हुआ, दो जेंटलमैन के बीच का समझौता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट उसका नाम पड़ा। और जब मिर्जा इस्माइल साहब ने बुलाया हीरालाल शास्त्री को, पूछा भाई क्यों आंदोलन में भाग ले रहे हो, क्या दिक्कत आप बता दो। हीरालाल जी ने दिक्कत कैसे नहीं, हमारी कब से मांग है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए, उत्तरदायी शासन की स्थापित की जाए, क्या आपने की? मिर्जा इस्माइल ने कहा मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम जल्दी उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। तो एक तो ये मांग रख रहे थे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित की जाए। फिर और बताओ कोई मांग? क्या यार हम कोई भी आंदोलन करते हैं आप बंद कर देते हो, हम प्रजामंडल चलाते हैं आप बंद कर देते हो। तो कहा ठीक है, आप किसी भी प्रकार का शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुली तरीके से कोई भी आंदोलन चला लेना, जयपुर रियासत आप में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। इनको कहा कि भाई शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने का अधिकार है आपको, पीसफुली मूवमेंट चला सकते हो। और बताओ, कहा साहब ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों वाला भारत है, वहां पर कोई बंदा अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करता है, भाग के जयपुर आ जाता है, हमारे पास में चुपता है, आप उसको पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देते हो, आप अंग्रेजों की हेल्प करने वाले लोग। तो मिर्जा इस्माइल साहब ने कहा शास्त्री जी मैं भरोसा दिलाता हूं, इस बार कोई उधर से भाग के आए चुपचाप घर में लेना, हम कुछ नहीं करेंगे, चिंता मत करना। मतलब आप ब्रिटिश भारत का कोई भी विद्रोही है, ब्रिटिश भारत का कोई विद्रोही है, उसको आप असाइलम दे सकते हो, और जो जयपुर रियासत है उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और मिर्जा इस्माइल साहब ने आगे बढ़ के कहा लो हम अंग्रेजों की एक आंदोलन चल रहा है, हम इसमें अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, जयपुर रियासत अब अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। आपकी यही तो मांगे यार, हम आपकी सारी मांगे मानने के लिए तैयार। आप ये छोटा सा काम कर लो, आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। शास्त्री जी ने कहा कि जब आप सारी बातें मान रहे हो, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए तैयार हो रहे हो, शांतिपूर्ण आंदोलन की आज्ञा दे रहे हो, ब्रिटिश भारत का कोई विद्रोही है उसको प्रजामंडल वाले शरण भी दे सकते हैं, जयपुर वाले उसको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे, राजा जयपुर का जो रियासत है गिरफ्तार नहीं करेगी, अंग्रेजों की भी जो जयपुर की रियासत है वो सहायता नहीं करेगी, तो तुम इतनी बातें मान रहे हो हमारे, तो हम भी मान लेंगे, हम भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये खूब बार पूछा हुआ सवाल है कि राजस्थान की कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया था। तो याद रखना कि भाई तो जयपुर प्रजामंडल था उसने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लिया, और जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनके बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया था 17 सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। मिर्जा इस्माइल साहब कौन थे? तो ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसके तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। मुझे याद है 2013 वाला जो मेंस था उसका तो पहले पेपर का पहला क्वेश्चन ही था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल का क्या दृष्टिकोण था। तो दृष्टिकोण ये कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर यह शास्त्री जी का निर्णय था, शास्त्री जी वाला जो गुट था वो उसका निर्णय था। अब जो प्रजामंडल के दूसरे नेता थे उनका यार ये तरीका गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहिए। जब शास्त्री जी ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो पहले से अपनी गतिविधियां चला ही रहे थे, महीना भर से उनके कुछ ना कुछ चल ही रहा था। उन्होंने एक अलग से पार्टी बना ली, हम प्रजामंडल से अलग है, और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा नाम की नई पार्टी बनाई। इस आजाद मोर्चा के अंदर जो नेता थे बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बनाई गई थी। बाबा हरिश्चंद्र थे, एक दौलतमल भंडारी थे, रामकरण जोशी थे, एक गुलाबचंद कासलीवाल थे। इन्हीं के घर पे ऑफिस था, आजाद मोर्चा का जो ऑफिस बनाया गया था गुलाबचंद कासलीवाल के घर पर बनाया गया, इनके घर पे कार्यालय बनाया गया। एक चिरंजीलाल मिश्र उधर चले गए इस बार, शास्त्री जी वाला गुट छोड़, एक हंस बी रॉय, ये जो सारे नेता थे आजाद मोर्चा में चले गए। तो आजाद मोर्चा क्या था ये थोड़ा ध्यान रखें कि जयपुर प्रजामंडल का वह असंतुष्ट वर्ग जो कि जेंटलमैन एग्रीमेंट से सहमत नहीं था या प्रजामंडल के समझौते से सहमत नहीं था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था, वो आजाद मोर्चा था, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बना।
आप यदि कभी अपने जेलन, जयपुर की जो जेलन रोड है, जेलन रोड से आप जाएंगे यूनिवर्सिटी से आगे जो त्रिमूर्ति सर्किल है, उसके बाद उस रोड का नाम ही बाबा हरिश्चंद्र रोड हो जाता है। वहां पिलर लगा हुआ, तो बाबा हरिश्चंद्र आजाद मोर्चा वाले संस्था बने। इसके एक ये जो कार्यकर्ता थे दौलतमल भंडारी, बड़ा नाम रहा है। 1930 में इन्होंने अपने जयपुर के अंदर बार एसोसिएशन की स्थापना की। वकील थे, तो जयपुर में बार एसोसिएशन इन्होंने बनाया था। और बाद में ये अपने राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रहे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये भी याद रख लेना कि दौलतमल भंडारी जो कि बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इनके अलावा रामचंद्र जोशी, गुलाबन कासरीवाल, जिनके घर पे आजाद मोर्चा का कार्यालय बनाया गया था, तेजलाल मिश्र, हंसदीप रोहित। तो जयपुर प्रजामंडल ने तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन जो आजाद मोर्चा था, जो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में बना था, उसने आजाद मोर्चा के उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 45 में नेहरू जी जयपुर आए हुए थे। 45 तक भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गया था। नेहरू जी ने आगे समझाया क्यों लड़ाई करते हो, अलग अलग पार्टियां बना के घूमते रहते। तो 45 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का विलय कर दिया गया। तो जयपुर प्रजामंडल से दो पार्टियां अलग बनी थी। एक प्रगतिशील प्रजामंडल दल बना था, चिरंजीलाल अग्रवाल ने बना लिया था। एक भारत छोड़ो, ये तो पहले बन गया, 41 में बन गया। एक भारत छोड़ो आंदोलन के समय बाबा हरिश्चंद्र और अन्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आजाद मोर्चा बना था, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया नहीं लिया। जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन में वहां हुआ था, किसने किया? तो आजाद मोर्चा ने किया। आजाद मोर्चा के नेता थे। 1945 में नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का वापस विलय कर दिया गया था। जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना, 17 सितंबर 1942 का हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। इसी के तहत जयपुर प्रजामंडल भाग नहीं लेता। फिर थोड़ी सी आगे की बातें करते हैं। अब ये हो गया आपका सितंबर के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के अंदर कह दिया गया कि जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, जयपुर में अंग्रेजों की सहायता नहीं की जाएगी, जनता को आंदोलन करने की अनुमति होगी। जयपुर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि जयपुर मिर्जा इस्माइल साहब वतन दे चुके थे। तो अक्टूबर 1942 में इन्होंने कहा कि हम संवैधानिक सुधार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए जयपुर रियासत के अंदर एक समिति का गठन करें। तो 42 में एक समिति बना। समिति ने 43 के अंदर अपने सुझाव दे दी, रिकमेंडेशन दे दी। जो भी सिफारिश थी वो सिफारिश दी गई 43 के अंदर। लेकिन 2 साल तक उस पर सिफारिश पे जो काम वगैरह नहीं हुआ। 45 के अंदर उस पर काम हुआ और 45 के अंदर कहा गया कि जयपुर के अंदर एक संसदीय बॉडी बनाई जाएगी, एक कोई पार्लियामेंट्री बॉडी बनेगी। जो तो पार्लियामेंट्री बॉडी बनेगी उसका नाम था धारा सभा। आप ये मान लो कि आज जो अपने विधानसभा होती है, संसद होती है, उस समय जयपुर रियासत में जो बनाई गई धारा सभा बाइकैमरल होगी, द्विसदन सदन की होगी। और जो 2 सदन होंगे, एक सदन का नाम रखा गया प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरे का नाम रखा गया लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। 2 सदन है, कुछ सरकारी सदस्य होंगे, कुछ गैर सरकारी सदस्य होंगे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, और चुनाव करवाए जाएंगे, जनता के बीच से लोग लिए जाएंगे। 45 के अंदर चुनाव करवाए गए, लेकिन चुनाव के अंदर प्रजामंडल भयंकर तरीके से आ रहा था। प्रजामंडल के सारे नेता तैयार किए, वो थोड़ी सी सीटें मिली थी। एक तरफ 27 सीटें आई थी, एक तरफ 3 सीटें इंडिया मिली थी, लेकिन फिर भी प्रजामंडल अपना कार्य करता रहा था। 1946 में प्रजामंडल के एक नेता हुआ करते थे, देवी शंकर तिवारी। ये जो देवी शंकर तिवारी, इन देवी शंकर तिवारी को राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया कि भाई प्रजामंडल वालों को मंत्री तो बनाओ, तो इनको मंत्री बनाया गया। 1946 में देवी शंकर तिवारी राजस्थान के किसी भी राज्य में प्रथम गैर सरकारी मंत्री यदि कहीं पर बनाया गया था तो जयपुर के अंदर बनाया गया था। वो प्रथम गैर सरकारी मंत्री, नॉन गवर्नमेंट मिनिस्टर जो बनाए गए थे, वो देवी शंकर तिवारी को बनाया गया था। थोड़ा दिन बाद दौलतमल भंडारी को भी शामिल कर दिया गया। दौलतमल भंडारी जो मैंने अभी बताया कि बाद में अपने राजस्थान हाईकोर्ट के चीजें बने थे, चीफ जस्टिस बने थे, इनको भी बाद में शामिल किया गया था। और सबसे पहले देवी शंकर तिवारी को शामिल किया गया। तिवारी जी के बारे में और वैसे याद रखें, तिवारी जी ये पहले राज्य मंत्रिमंडल में, राजस्थान के किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले गैर सरकारी मंत्री तो थे ही। इसके अलावा तिवारी जी की मैं बात करूं, एक तिवारी जी जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रहे। जयपुर प्रजामंडल का 5वां अधिवेशन हुआ था हिंडौन में। उस हिंडौन वाले अधिवेशन में अध्यक्षता इन्होंने की, देवी शंकर तिवारी। फिर इनके बारे में एक बड़ी जोरदार सी बात, 1943 में इन्होंने एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था, लोकवाणी। 42 में बजाज जी का निधन हो गया, जमनालाल बजाज का निधन हो गया था। तो जमनालाल बजाज की याद में, उनकी स्मृति में, उनकी मेमोरी में
जो समाचार पत्र शुरू किया गया था वो लोकवाणी था, 1943 में शुरू किया गया था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, और ये देवी शंकर तिवारी द्वारा शुरू किया गया था। तिवारी जी के बारे में 2-3 बातें याद रखना कि तिवारी जी जयपुर प्रजामंडल के 5वें अधिवेशन के जो इंदौर में उसके अध्यक्ष थे। 1946 में जयपुर के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे और राजस्थान के किसी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले गैर सरकारी मंत्री थे। और 1943 में इन्होंने जमनालाल बजाज की याद में एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था, समाचार पत्र का नाम था लोकवाणी। एक मैं पहले बता चुका, एक ही लोकवाणी वाला याद रखिए। 46 के अंदर ये किया गया, 47 में वापस सुधार वगैरह किए गए, इसमें 47 में थोड़ा सुधार और फाइनली 48 के अंदर और सुधार किए और 48 में सुधार करके आ गया राजा के नेतृत्व में एक उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाएगा। और उत्तरदायी शासन के अंदर एक तो होगा दीवान, एक होगा मुख्य सचिव और 5 होंगे सचिव, 5 इसके अंदर सचिव बना दिए। एक राजा के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी, एक दीवान होंगे, एक मुख्य सचिव मतलब आज का मुख्यमंत्री टाइप का आदमी हुआ आज के मुख्यमंत्री जैसे, और 5 अन्य सचिव बना दिए जाएंगे। जो दीवान बनाए गए थे वो बनाए गए थे वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी को दीवान बनाया गया था। मुख्य सचिव हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जो थे उनको मुख्य सचिव बना दिया गया, सचिव बना दिया गया। ये देवी शंकर तिवारी, ये हमने एक नाम और पढ़ा दौलतमल भंडारी, टीकाराम पालीवाल, ये तो जनता की तरफ से लिए गए, प्रजामंडल वालों की तरफ से लिए गए। राजा ने 2 बंदे जागीरदारों की तरफ से लिए, जागीरदारों की तरफ से 2 बंदे लिए गए थे। एक तो बीचगढ़ के जो सामंत थे उनको दिया गया था, कुशल सिंह जी नाम, और एक अजय राजपुरा के जो सामंत थे उनको दिया गया था। अब 22 गोदाम वाली पुलिया से इधर नीचे उतरोगे तो गीचगढ़ होटल बना हुआ है, तो वो गीचगढ़ जो ठिकाना था उसके जो सामंत थे उनको शामिल किया गया था, अजय राजपुरा के सामंत को शामिल किया गया था। तो वीटी कृष्णामाचारी जी बात ये याद है। मुझे याद है कि एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि वीटी कृष्णामाचारी कौन सी रियासत के दीवान रहे थे, तो वीटी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत के दीवान रहे थे। 1948 में जो मंत्रिमंडल बना था उसके अंदर पहले से ही काम कर रहे थे, पर उसमें तो लीगल रूप से दीवान बनाए गए थे, दीवान बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में कुल मिला के गवर्नमेंट बना दी गई थी, इसमें बाकी वाले मंत्री ये होते याद रखो तो ठीक है, वरना हीरालाल शास्त्री के आगे तो पूछे कि जयपुर में जो लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाया गया था वो मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में बना, तो हीरालाल शास्त्री के। और जब तक बाद में जयपुर का भारत रियासत में विलय नहीं कर दिया गया था पूरी तरीके से, वरक राजस्थान में हम नहीं आ गए थे, तब तक यही मंत्रिमंडल वहां पर काम कर रहा था। वीटी कृष्णामाचारी के बारे में और बात, अब इधर तो ये लोकप्रिय मंत्रिमंडल वगैरह बन रहे हैं, उधर से संविधान सभा की बातें चल रही है। तो संविधान सभा में अपने जयपुर के 3 सदस्य भेजे गए, 3 सदस्य संविधान सभा में भेजे गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जयपुर के 3 सदस्य के 2 तो ये एक तो वीटी कृष्णामाचारी है, जयपुर वालों ने वीटी कृष्णामाचारी को भेजा, एक हीरालाल शास्त्री और एक खेतड़ी के राजा हुआ करते थे सरदार सिंह। सरदार सिंह खेतड़ी, इनको उसके अंदर भेजा गया था, 3 सदस्य भेजे गए। वीटी कृष्णामाचारी को बाद में संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा में शुरुआत में 1 उपाध्यक्ष बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी, और बाद में 1 उपाध्यक्ष और बनाए गए थे। वो जो उपाध्यक्ष बने थे वीटी कृष्णामाचारी को, ये अपने जयपुर के थोड़ा सा ये याद रखना। ये 3 सदस्य गए थे, वीटी कृष्णामाचारी गए थे, हीरालाल शास्त्री गए थे, सरदार सिंह खेतड़ी के राजा। अक्सर अखबारों में आप इनके नाम पढ़ते हो, क्योंकि ये बाद में अपने राज्यसभा के भी सदस्य रहे थे, भारत की तरफ से लाओस के अंदर राजदूत रहे थे सरदार सिंह खेतड़ी। और इनके निधन के बाद चूंकि इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इनकी संपत्ति को लेकर बड़ा विवाद चलता रहता है। और खेतड़ी ट्रस्ट बना हुआ इनके नाम से, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने राजस्थान में स्थापना रामकृष्ण मिशन की करने वाले थे सरदार सिंह खेतड़ी थे। पर वो अखबारों में आप इनके प्रॉपर्टी विवाद में सरदार सिंह खेतड़ी का नाम कई बार आता है। तो ये संविधान सभा के सदस्य भेजे गए। वीटी कृष्णामाचारी को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना कि वो बाद में संविधान सभा के एच.सी. मुखर्जी के साथ में उपाध्यक्ष बना दिए गए थे, जो कि अपने जयपुर से संविधान सभा के अंदर भेजे गए। ये तो सीधी सीधी सी बात है इधर से कि किस प्रकार से प्रजामंडल बना, प्रजामंडल ने किस प्रकार मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुआ प्रजामंडल, और किस प्रकार जयपुर में उत्तरदायी शासन स्थापित करने में सफल हुआ, और कैसे राजस्थान के अंदर हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ मूव करते हैं, उसका वो धीरे धीरे का जो भी लेखा जोखा जो भी खाता था वो हमने पढ़ा। कुछ लोगों के नाम पढ़े हमने इसमें, उन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें वो बताता हूँ आपको। जैसे इसमें हमने बदात जी का नाम पढ़ा, हमने इसमें हीरालाल शास्त्री का नाम पढ़ा। वैसे कि ये 2 बड़े आदमी जो हुए, इनके बारे में थोड़ी बातें और बताऊँ आपको। टीकाराम पालीवाल का नाम पढ़ा हमने,
टीकाराम पालीवाल जो अपने बाद में राजस्थान के प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, जो टीकाराम पालीवाल बने थे, तो हम पहले शास्त्री जी की बात करें। शास्त्री जी खूब सारी बातें मैंने बता दी आपको कि शास्त्री जी जीवन कुटीर की स्थापना की। जीवन कुटीर बाद में आपके वनस्थली विद्यापीठ में स्थापित हुआ था। जयपुर हितकारी सभा की स्थापना की थी। वो आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। उनके कहने पर शेखावटी किसान सभा का विलय हुआ था। उन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था। वही अपने राज्य मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वही कालांतर में अपने राजस्थान के भी प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जो बनाए गए थे हिरालाल शास्त्री, थोड़ी सी अलग सी मुश्किल। हिरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये याद रख लेना है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की इन्होंने आत्मकथा लिखी थी, बुक लिखी थी। एक इन्होंने गीत लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। भगवान जाने कांग्रेस के आदमी को इतने साल पहले कैसे पता चल गया था, लेकिन बाद में सारे नमो नमो करेंगे तो उन्होंने पहले ही करना शुरू कर दिया होगा कुछ। और एक गीत गाया था, उन्होंने सपनों आजादी के सपने देख रहे थे। तो ये दो तो इनके कोई गीत है, और ये एक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम की इनकी आत्मकथा। हिरालाल शास्त्री तो थे, इनकी पत्नी जो थे रतन शास्त्री, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया था। जीवन कुटीर को, वनस्थली विद्यापीठ को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा था रतन शास्त्री का। कालांतर में भी वो सामाजिक गतिविधियों के अंदर काम करते रहे थे। और 1955 में रतन शास्त्री को पद्मश्री दिया गया। राजस्थान की प्रथम महिला जिनको पद्मश्री मिला हो तो वो रतन शास्त्री थे, जिनको 1955 में पद्मश्री दिया गया। 1975 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया। तो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों इनको प्राप्त हुए थे। हिरालाल शास्त्री की पत्नी थे रतन शास्त्री। सामाजिक गतिविधियों में बाद में बहुत दिया। बराजी की हम बात कर रहे थे, जमनालाल बजाज। मैंने खूब सारी बातें आपको बताई कि अपने सीकर का एक गांव है कासिकाबाद, वहां के रहने वाले थे। मैंने बताया कि गांधी जी खास थे, गांधी जी को कैसे टक्के देते थे, इसलिए गांधी जी का 5वां पुत्री बोलने लगे। ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहा करते थे कि भारत गुलाम है, राजस्थान गुलाम है, हमारा जयपुर गुलाम है, मैं खुद गुलाम हूँ। तो गुलाम नंबर 4 कहा करते थे। गांधी जी का 5वां पुत्र इनको कहा जाता है। फिर इनके बारे में हमने पढ़ी कि इन्होंने अपने चरखा संघ की स्थापना की थी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे, प्रजामंडल की स्थापना की थी, प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था, प्रजामंडल का बाद 1938 में अध्यक्ष बने थे। प्रजामंडल के शुरुआती अधिवेशनों के अंदर यही अध्यक्ष हुआ करते थे। सत्याग्रह चलाया था जब इनको गिरफ्तार किया गया था प्रजामंडल में। इनकी यहाँ में लोकवाणी समाचार पत्र निकला था। और मैंने कई बातें बताई थी। राजस्थान केसरी जब निकला था तो उसके लिए पैसे देने वाले भी जमनालाल बजाज थे। इनकी जो पत्नी थे, जमनालाल बजाज की जो पत्नी थी जानकी देवी बजाज, बड़े भले महिला हो जानकी देवी बजाज। और आजादी के बाद में सिंपल सी बात कि भाई गांधी जी जो थे ना, गांधी जी को आप यूं देख सकते हैं कि वो भारत में एक राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नेता थे। वो भारत के पॉलिटिकल लीडर भी थे, वो भारत के एक सोशल लीडर भी थे। समाज पे गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। इसीलिए आजादी के आंदोलन में सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी आदमी का तो गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी भारतीय समाज की नब्ज को बहुत अच्छा पकड़ गए थे। वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे थे। गांधी जी का पॉलिटिकल उत्तराधिकारी यदि कोई आगे है तो वो जवाहरलाल नेहरू। उनके सामाजिक उत्तराधिकारी, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कोई थे तो वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे जिन्होंने की बाद में भारत में एक आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन। बड़ी जोरदार एक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र की क्रांति है, जब उन्होंने जिन लोगों के पास अधिक जमीनें थी उन लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित किया कि वे अपनी जमीनें सरकार के पक्ष में छोड़ दे। वे अपनी जमीनें, जिन लोगों के पास जमीनें नहीं उनके पक्ष में छोड़ दे। अभूतपूर्व क्रांति थी और लोगों ने उनकी बातें मानी थी, छोड़ा। उस भूदान आंदोलन के अंदर जानकी देवी बजाज का बहुत बड़ा योगदान। विनोबा भावे की भूदान आंदोलन में भाग लिया। राजस्थान में पेयजल की कमी रहते हैं तो कहते हैं कुएं खुदवाने के लिए जानकी देवी बजाज ने 108 कुएं खुदवाए इनकी सामाजिक गतिविधियों की वजह से। 1956 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। राजस्थान का पहला पर्सनालिटी, महिला पुरुष सब ने, यदि किसी को सबसे पहले पद्म विभूषण, भारत का दूसरा बड़ा सर्वोच्च सम्मान यदि किसी को दिया गया था तो जानकी देवी बजाज को दिया गया था। 1956 के अंदर इनको पद्म विभूषण से संबोधित किया गया था। ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे। राजस्थान में 108 कुएं खुदवाए थे। गौसेवा संघ के लिए कुछ साल तक इन्होंने काम किया था। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिला रहती जानकी देवी बजाज। तो इनका थोड़ा जानकी देवी बजाज का बाकी वालों की बातें बीच बीच में मैंने आपको बताई। ये जयपुर प्रजामंडल,
प्रजामंडल वाला जो चैप्टर है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर रहता है, ये मतलब राजस्थान की पूरी हिस्ट्री में यदि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर बार लगातार क्वेश्चन यदि किसी चैप्टर से पूछे जाते हैं तो प्रजामंडल वाले से पूछे जाते हैं। और उतना ही बोरिंग सा है, आपको लगा भी होगा कि इतने सारे सन आते हैं बीच में, इतने सारे दिवस आते रहते हैं बीच के अंदर, इतने सारे लोगों के नाम आते रहते हैं। पर एक ही तरीका है भाई, अब चूंकि आप वो काम नहीं है आपके, तो इन वीडियो को आप 2-3 बार देखना, 2-3 बार देख देख के लिख लेना, आप साथ में 2-3 बार सुनना, उनको पढ़ना, तो आपके थोड़ा सा याद हो जाएंगे। अक्सर लोग कहते रहते हैं कि लॉकडाउन में क्या करें, क्या करना चाहिए, इसका सदुपयोग कैसे हो, इसका दुरुपयोग कैसे हो। तो मुझे लगता है यार अनसर्टेनिटी का माहौल है, और अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर कोई यूं भाषण दे के या कुछ क्रियाकलाप बता के कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं अपना सबका ध्यान इधर उधर बटा रहता है। आप अखबार में, रेडियो पे, टीवी में सुन रहे हैं कुछ ही कि यहाँ पर ये केस बढ़ गए, यहाँ पे ये आ गया, ये कोई गरीबों के साथ ये हो रहा, किसी के साथ ये नहीं हो रहा। हम उसे अछूते नहीं रह सकते, इसलिए हमारा पूरा ध्यान जो हमारा ध्येय है उस पर लग भी नहीं सकता। तो यदि इन दिनों में किसी से पढ़ाई नहीं हो पा रही हो तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि खुद को कोर्स लेना चाहिए। शायद कोई भी आदमी अपने उस गतिविधि पे जो उसका प्राथमिक कार्य है काम नहीं कर पा रहा है, अनसर्टेनिटी का माहौल है। थोड़े दिनों में शायद ये निराशा के बादल छंटेंगे और उसके बाद में हम ज्यादा सही ढंग से अपना जो भी मेन एरिया उसकी तरफ फोकस कर पाएंगे। लेकिन तब तक जितना ध्यान हम इधर लगा सकते हैं वो लगाया जाए। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बोझिल टॉपिक होता है, अक्सर क्लासों में जब हम पढ़ते हैं या तैयारी के दौरान जब हम पढ़ते हैं उतना अच्छा याद नहीं होता है। मैंने खूब सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो छोड़ के चले जाते हैं कि छोड़ यार, एक क्वेश्चन जो पूछेंगे छोड़ देंगे अपने इसमें से, सर याद नहीं होंगे। अब थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा इधर ध्यान दे दीजिए आप, ताकि आप थोड़ा सा ढंग से इसको कर पाए। एक और अक्सर एक शिकायत से रहती कि सर इसको इंग्लिश मीडियम के अंदर कैसे, तो मैंने एक दिन पहले ही बताया था कि खूब सारे बच्चे जो ये आंदोलन हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, जो भी क्लास लेते हैं उसके नोट्स बना के स्प्रिंग बोर्ड वाली जो साइट है उस पर डाल देते हैं, वो हिंदी में भी डाल देते हैं और इंग्लिश के अंदर भी डाल देते हैं। तो वहां से आप वो नोट्स वगैरह ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत निकम्मापन है कि हम किसी दूसरे के नोट्स लेके पढ़ लें, होना ये चाहिए कि हम खुद ही नोट्स बनाए और हम खुद के नोट्स को पढ़ लें। लेकिन फिर भी इंग्लिश में यदि चाहिए, हिंदी में चाहिए, किसी को भी नोट चाहिए तो उधर से लिए जा सकते हैं। फिर मुझे ये कभी नहीं समझ में आया कि यार इस राजस्थान जीके जैसे सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश में क्या बताया जा सकता है, कि जैसे जमनालाल बजाज है तो जमनालाल बजाज रहेगा यार, इसको क्या बताया जाए। और कोई ये यदि चाहता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना को इंग्लिश में बोला जाए, उसको मैं कहूं कि जयपुर प्रजामंडल स्टैब्लिश हुआ, और स्टैब्लिश यदि इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आ रहा है तो बहुत अजीब सी बात है। यार सिंपल बात है, केवल नाम होते हैं, केवल तारीखें होती है, कुछ बंदे होते हैं, उनके बारे में सीधी सीधी चर्चाएं होती है। और नाम भी कैसे, मतलब कोई यदि कोई टेक्निकल काम भी नहीं आती, फिर कोई आंदोलन हुआ, वहां पर गए, सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह को अंग्रेजी में सत्याग्रह ही कहते हैं। मोतीलाल दिवस अंग्रेजी में मोतीलाल दिवस ही होगा, मोतीलाल डे भी नहीं हो पाता है, मोतीलाल दिवस भी रहता है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ पाएंगे इन चीजों को। तो ये टॉपिक तैयार कर लें, अगले टॉपिक में हम और प्रजामंडल पढ़ेंगे। मैं प्रजामंडल वाला मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से मैं तैयार करवा दूंगा आपके। इसके बाद कभी प्रजामंडल वाली आपकी शिकायत नहीं रहेगी कि सर ये क्वेश्चन आया हमसे नहीं। धन्यवाद।